गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो सारी तैयारी आप लोग को करवा रही है। चलिए, आज की जो क्लास होगी वो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का लास्ट क्लास होगी। जो सेमेस्टर वन सेमेस्टर वन में जिनका मेजर और माइनर पेपर होगा उनकी आज लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की लॉन्ग आंसर ऑफ क्वेश्चन का। तो चलिए, इससे पहले मैंने 4 क्लास करवा चुका हूं, मतलब कि 4 क्लास हो चुका है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें से 800 मतलब कि 8 क्वेश्चन करवा दिया है। आज की जो क्लास होगी वो लास्ट होगी और आज की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और जो 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इससे एक तो जरूर आएगा, और आएगा तो लिख लेंगे और नहीं आएगा तो समझ लेंगे। करना का आए तो एग्जाम में तो लिखबो, ना आए तो समझ में, 2 ही चीज करना है। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। और आज की क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम लोग मनुष्य का, यानी जो हम है सो और जो आप है सो, दोनों का विकास और जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत को देखेंगे कि कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? जो बोला है कि मनुष्य का विकास और जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत की विवेचना करें, मतलब कि मनुष्य का विकास कैसे होला भैया और ओकर पर जीवन कैसे मिल रहा, यानी ओकरा जान कैसे मिल रहा है पृथ्वी पर, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे और उसकी जानकारी आज हम लोग लेंगे। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को ये अटेंड करने से पहले प्रीवियस जो मैंने 4 क्लास किया है उसको भी आप लोग जरूर देख ले, क्योंकि उस 4 क्लास में आपके लिए 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए फिक्स है। एतो चलिए, 10 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग लिए हैं। 10 क्वेश्चन में कम से कम 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म आएगा तो आएगा। तो चलो, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, कैसे जान आया है, लाइफ थ्योरी यानी जान कहां से आया है, जीवन का विकास कैसे हुआ है। देखिए क्या बोलता है, मनुष्य का विकास और जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है समझिए। वर्षों के दौरान जब किसी प्रजाति की जैविक स्वरूप और वंशानुगत विशेषताओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे विकास कहते हैं। अब मान के चल तू आम खेली, आम के गुठली पूरा भी गर्मी के दिन चले था, आम के गुठली पूरे चूस गली और चूस ले ली और फेंक दली, और जब फेंक दली जहां फेंक ली वहां 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद का देख भी वहां पर पत्ता उगना शुरू हो जाता है। क्या होता है? जहां आप फेंके उस गुठली से पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है? इससे विकास होना शुरू हो जाता है। क्या बोलता है? विकास पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीजें में पाया और देखा जा सकता है। जो भी जीवित चीज है, जितने भी पृथ्वी पर जिंदा लोग हैं, वो सब में कहीं ना कहीं विकास देखा जाता है, चाहे वह पौधा हो भैया या मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी अन्य जीव है, जिसमें जान है वो विकास होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के विशाल सागर तक जीवों के आनुवंशिक परिवर्तन का अध्ययन करना और मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में पता लगाना ही विकास का सिद्धांत है। अब देखो, विकास का सिद्धांत कैसे होता है, यानी कि जीवन की शुरुआत से लेकर के पूरे मरण तक, जब से उजिला और मर गला, जीवन के विशाल सागर तक उसकी पूरी जिंदगी जीवों के आनुवंशिक परिवर्तन का अध्ययन करना, यानी उसका वंश, उसका प्रजाति, ये सारी चीज का अध्ययन करना और मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में पता लगाना ही विकास का सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? चार्ल्स डार्विन की लिखी गई पुस्तक स्पीशीज ऑफ द
वन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए, इसीलिए एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा। चार्ल्स डार्विन, हाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, क्या है इंपॉर्टेंट कि सिद्धांत है विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने, कौन? चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन, किसने? चार्ल्स डार्विन ने अपने इरेजर, हाँ अपने दादा इरास्मस डार्विन के बाद विस्तार से समझाया था। चार्ल्स डार्विन ने वन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो कौन सा है? वन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो अपने दादा इरास्मस डार्विन के बाद विस्तार से समझाया था। यानी अपने दादा, जब उसके दादा मर गए तो अपने दादा के मरने के बाद जीवन की उत्पत्ति को और भी विस्तार से समझाया था, जिसकी लिखी गई पुस्तक है वन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये पुस्तक कौन लिखा? तो ये लिखा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो वन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। अब देखते हैं टॉपिक मनुष्य की उत्पत्ति और विकास। आखिर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी विकास कैसे हुई है। देखिए क्या बोलता है, पृथ्वी पर लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पुरानी है। यानी पृथ्वी कितना पुराना हो भैया? तो 4.54 बिलियन वर्ष पुरानी है। और किसी भी जीवित चीज का पहला संकेत इरोचेन युग में लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। यानी पृथ्वी कितना पुराना है? तो 4.54 मिलियन पुराना। लेकिन पृथ्वी पर जो पहली बार सजीव चीज को देखा गया था वो कब देखा गया था? कितने वर्ष पुराने? यानी 3.5 बिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की भूमि में, कहा? ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग देखे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। और आपको पता है, यानी आप लोग क्लास अटेंड किए हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यानी वेस्ट साइड में, वही बोला है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की भूमि में माइक्रोबियल मैट, कौन सा? माइक्रोबियल मैट जीवाश्म पाए गए। माइक्रोबियल मैट जीवाश्म पाए गए, जिन्हें लगभग 3.48 बिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कुछ जैविक जीवन के अवशेष भी देखे गए। यानी सबसे पहले जिंदा चीज जो देखा गया वो कहाँ देखा गया? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम वाला इलाका में। यानी सबसे पहले जीवित जो भी कोशिका देखी गई होंगी वो ऑस्ट्रेलिया में देखी गई है, जो लगभग 4 बिलियन वर्ष पुराना है। क्या बोलता है? जीवन का एक और सबूत कहां मिलता है? 3.7 बिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। और यह ग्रीनलैंड, कहां? ग्रीनलैंड की मेटासोंडिमेंट्री चट्टान में पाया गया था, जिसे अब ग्रेफाइट के रूप में जाना जाता है। ये क्या है भैया? जीवन की उत्पत्ति, यानी कहां कहां पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन मिला है, यानी लाइफ मिला है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब नए जैव रसायन विज्ञान अध्ययन, क्या बोलता है? नए जैव रसायन विज्ञान अध्ययनों का दावा है कि जीवन की उत्पत्ति, क्या दावा किया है? चैलेंज किया है कि जीवन की उत्पत्ति सरल और छोटी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रीलंका से शुरू हुई है, जो जटिल प्रतिक्रियाओं में बदल गई है और अंततः
जीवन का परिणाम बनी। अब मतलब एकदम छोटा सा, मतलब जीवन की उत्पत्ति एकदम इतना छोटा बिंदु से हुआ है, और यही बिंदु बड़ा आगे चल के एक जटिल अवस्था धारण कर ली। यही बिंदु आगे चल के एक जटिल अवस्था धारण कर ली, और इसी से उत्पत्ति का, सारी जीवन की उत्पत्ति का उत्पत्ति हुई, इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। उनका दावा है कि जीवन आरएनए, क्या बोलता है? जीवन आरएनए। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या बोलता है समझो। उसका दावा है कि जीवन आरएनए जैसे स्वयं प्रतिस्थापन अणुओं से शुरू हो सकता है, चूंकि उनका मानना है कि उच्च कार्यशील और ऊर्जावान रसायन विज्ञान स्वयं प्रतिकृत अणुओं में बदल गई। अब आप लोग पढ़े होंगे, इतना भी लोल नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे डीएनए और आरएनए, तो वही माना गया है। मतभेद है कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई होगी? आरएनए जैसे स्वयं प्रतिस्थापन अणुओं से शुरू हुआ है। इसलिए इन स्वयं प्रतिकृति अणुओं की उत्पत्ति लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पुरानी है। मतलब कि जीवन की उत्पत्ति आरएनए से हुई है, इसलिए माना जाता है कि आरएनए की उत्पत्ति भी 4.1 बिलियन वर्ष पहले हुई है। तो कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति भी 4.1 बिलियन वर्ष पुरानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक, क्या बोल रहे हैं? जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक इस ग्रह पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज एक ही जीन पुल से आती है। क्या बोलता है? जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक इस ग्रह यानी पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीजें एक ही जीन पुल से आती है, जिसका मतलब है कि सभी जीवों का एक ही पूर्वज है पृथ्वी पर ही भैया। पृथ्वी पर ही तो सभी जीव है भैया, तो सभी जीव का एक ही पूर्वज माना जाता है। ग्रह पृथ्वी पर मौजूद जीवन की प्रजातियां और संकेत जीवन के विकास प्रमाण है। यानी सबको पता है कि पृथ्वी पर ही जीवन है। 8 ग्रह में जो जीवन वो कहाँ है? पृथ्वी पर ही है, प्रमाण है। वर्तमान जीव कई अरब वर्ष में बहुत विविधतापूर्ण हो गए हैं। अब वर्तमान जीव यानी अभी जो हम लोग हैं और भी जानवर जो भी जीव हैं, कहीं ना कहीं उनको बदलने में अरबों वर्ष लगे हैं। अरब वर्ष से आज हम लोग जाके एक अरब वर्ष पहले से हम लोग का जो निर्माण हुआ, तो आज जाके एक मनुष्य तन में यानी मनुष्य का तन पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भैया? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये जीवन की उत्पत्ति की सिद्धांत क्या है? चलिए देखते हैं। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हाँ, देखिए क्या बोलता है। इरास्मस डार्विन ने, अब देख भैया इरास्मस डार्विन, तो इरास्मस डार्विन कौन? चार्ल्स डार्विन के दादाजी। चार्ल्स डार्विन के दादाजी, ओकर नाम का हला? इरास्मस डार्विन। का नाम हला? इरास्मस डार्विन ने पहली बार 18वीं सदी में, किसमें? 18वीं सदी में जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत पेश किया था। लेकिन उनके समय यह सिद्धांत उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। उनके पोते दादा पोता कहानी हो यहाँ भैया, दादा पोता के दादा भी उसके पहले सबसे 18वीं सदी में जीवन का उत्पत्ति दिया था, लेकिन उसका बात को नहीं माना। लेकिन उनके पोता जब चार्ल्स डार्विन ने बाद में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक किताब लिखी, जिसने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत और मनुष्य के विकास को लोकप्रिय बनाया। और यही किताबा से लोग जान गया कि ना रे ददवा ना ठीक कर लो, लेकिन पोतवा अच्छा लिखल को है। पोतवा का बात ही सर्वमान्य हुआ और उसकी लिखी हुई पुस्तक क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? डार्विन की किताब में मनुष्य की उत्पत्ति और विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। भैया विस्तार से पूरा बता दो को विकास और उत्पत्ति किसका? मनुष्य का। किसमें है? तो डार्विन की पुस्तक, चार्ल्स डार्विन की लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
और उन्होंने यह किताब 19वीं सदी में अन्य जीव विज्ञानियों के साथ मिलकर लिखी थी। अब का भैया ओकर दादा 18वीं सदी में, लेकिन ओकर पोता 19वीं सदी में। वो और उनके और जो दोस्त थे, संगी मित्र जो जीव विज्ञानी थे, उन लोग के साथ मिलके ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब लिखे थे चार्ल्स डार्विन 19वीं सदी में। डार्विन का मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चयन शब्द पर आधारित है। उनके जीवन की जो उत्पत्ति के विकास सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता है, जीवित रहने की सबसे अधिक शक्ति और इच्छा तथा प्रजनन की क्षमता वाली प्रजातियां या जीव वे प्रजातियां थी जो अपने जीन के वर्तमान विकास को देखने के लिए जीवित रहे। अब हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। क्या लिखा है समझना, यहाँ जीव वे प्रजातियां थी, क्या लिखा है पहले समझिए, फिर से समझिए, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। उनके जीवन की उत्पत्ति के विकास सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, चार्ल्स डार्विन के अनुसार, जीवित रहने की सबसे अधिक शक्ति और इच्छा तथा प्रजनन की क्षमता वाली प्रजातियां या जीव वे प्रजातियां थी जो अपने जीन के वर्तमान विकास को देखने के लिए जीवित रही। यानी हम लोग जिंदा क्यों रहेंगे, हम लोग आने वाले अपने वंश यानी अपने बच्चे को देखने के लिए जिंदा रहेंगे। यानी अपना जीन हम किस में देख सकते हैं कि मैं या तो अपन जीन केकर में देख सकूं, अपन बाल बच्चा में देख सकूं। तो बोलना है कि हम अपन पोता शादी देख के मरबो, हम अपन नाती शादी करा के मरबो लेकिन जीन देखना चाहता है ना उन लोग। तो कहीं ना कहीं बोला है कि उन लोग अपने जीन देखने के लिए ही ज्यादा दिन तक जीवित रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि मानव की उत्पत्ति की सिद्धांत आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी और आ रही होगी। नहीं समझ में आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, पहले उसमें जुड़ जाइए, नोट्स ले लीजिए और नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, JH एग्जाम फ्लैग से आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है मानव विकास का चरण। अब क्या होगा भैया, ये तो हम लोग जीव देखे यानी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा देखे, अब हम लोग क्या देखेंगे, मानव, यानी हम मानव तुम मानव, दुनिया में सब मानव, वही मानव के विकास के चरण को देखेंगे। क्या बोलता है भैया, मानव जीवन का प्रारंभिक चरण आज जैसा नहीं था, जैसे आज ही ने वैसन पहले ना हली। क्या बोल रहा, विकास के वर्षों ने मनुष्य को अधिक सक्षम और बुद्धिमान जीवों में विकसित किया। जैसे जैसे विकसित होते गया उसी तरह हम भी विकसित होते गए। जैसे जैसे दुनिया विकसित होते गया वैसे वैसे उसके साथ मानव भी विकसित होते चले गए। विलुप्त, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमेट्स। क्या है, विलुप्त प्राइमेट से लेकर वर्तमान चरण तक मानव का जन्म लेने की प्रक्रिया ही मानव विकास की परिभाषा है। कहीं ना कहीं जो प्राइमेट्स विलुप्त हो गए हैं, प्राइमेट से लेकर के अभी जो मानव का जन्म लेने की प्रक्रिया ही मानव विकास की परिभाषा है। कि मानव विकास प्राइमेट्स यानी मनुष्य का जो विकास हुआ था सबसे पहले प्राइमेट्स के रूप में हुआ था, और वो प्राइमेट्स क्या हो गया, गायब हो गया। तो उस प्राइमेट्स से लेकर के वर्तमान के मनुष्य तक की जो जानकारी को हम लोग मानव विकास की परिभाषा में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लाइन, देख क्या बोलता है, होमो सैपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है। और ऐसा माना जाता है कि मानव रूप में सबसे पहले लगभग 315 लाख साल पहले, कहां कब, 315 लाख साल पहले अफ्रीका के क्षेत्रों में चला और विकसित हुआ। मतलब कि सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई कहां होलो भैया, अफ्रीका में होलो। कहां होलो, अफ्रीका में होलो। कब होलो, तो 315 लाख साल पहले जो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका में हुई। और जो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति देखा गया वो कहां देखा गया, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। तो इस सब की जानकारी हमको किससे मिली है, तो चार्ल्स डार्विन के लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से मिल रही है। चलिए 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए
अब क्या बोलता है, डार्विन ने कहा, क्या कहा भैया डार्विन, कि प्राइमेट्स हमारे वंशज वानर थे, यानी प्राइमेट्स यानी हम लोग के जो वंशज है ना भैया वो बंदर हलो। कौन हलो, बंदर है, यानी हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है। बंदर के दाढ़ी मोछ तो बना दे, बंदर के बाल उल काट दे, तो कहीं ना कहीं भी एक इंसान के तरह लगो है। अभी जो तोहिन इतना सुंदर बने थी ने, तो तोहिन भूले थी कि तोरे जो वानर जो तोरे जो वंश हला वो कहीं ना कहीं बंदर हला। इसीलिए तू मानियो ना, ईमान के तोरा चलना है कि जो तोर पूर्वज हला वो बंदर है। इसीलिए अभी तू तैयार होके चल घूम और देख क्या बोलो वो, और वे हमारे पहले पूर्वज है। हमारे का मतलब सिर्फ हमार न, आपका भी, हम सब का, जितना भी पृथ्वी पर मनुष्य है ना, जितना भी मनुष्य है, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, वो सब के जो पूर्वज है वो क्या है, बंदर माना गया है, यानी बंदर ही थे। बंदर से ही हम लोग इंसान बने। आगे हो सकता है दिया होगा, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे क्या बोलता है, दुनिया भर के कई मानव वैज्ञानिक और जीव विज्ञान मनुष्य की इस उत्पत्ति और विकास में विश्वास करते हैं। हाँ भैया, अरे अभी तो इन क्रीम पाउडर लिपस्टिक निकाल के छाता लेके धूप में निकलो ही कि करिया हो जाएंगे, लेकिन तो ये भूले थी कि तोर जो पूर्वज हलो वो बंदर हलो, तो सब विश्वास कर लिया ना। ऐसा ही बोलल कोई डार्विन, का बोलल कोई कि ना हम लोग सबके जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं बंदर है, यानी बंदर, और सब इसी पे ही विश्वास किया है, विश्वास करते हैं। फिर भी कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत को क्या बोलता है, फिर भी कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जीवाश्म पाए गए जो संकेत देते हैं कि होमोसेपियंस प्राइमेट्स से हमारे वर्तमान रूप में विकसित हुए हैं, लेकिन यह मनुष्यों के वानरों से उतरने के सिद्धांत को साबित नहीं करता है। यानी बंदर से आदमी बनने के सिद्धांत को ये सिद्धांत को साबित नहीं करता है कि सच बोला है कि झूठ बोला है। यानी बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि नहीं, हम लोग का वंशज यानी पूर्वज बंदर नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदल गया। जीव वैज्ञानिक यानी जीव विज्ञानियों ने और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दर्शाई गई समय रेखा के अनुसार मानव विकास के चरण। अब क्या है मानव विकास के चरण, देखो क्या है, मायोसिन यानी हमारा मानव, यानी जब पृथ्वी पर आदमी आया तो वो सबसे पहले मायोसिन नाम दिया गया। क्या दिया गया, मायोसिन, यानी प्रारंभिक बंदर। सबसे पहले हम लोग जो बन रहे हैं यानी मनुष्य, हम जो बन रहे वो कैसे बने, सबसे पहले बंदर बने। क्या बने, हम सबसे पहले बंदर बने। फिर होमिनिड्स सबसे पहले विकास या गोरिल्ला और चिंपांजी में विभाजित। अब यही बंदर दो चीज में विभाजित हो गया, या फिर गोरिल्ला और चिंपांजी में। यही बंदर क्या बन गया, गोरिल्ला और चिंपांजी में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लियोसिन क्या हुआ, फिर आ गया प्लियोसिन, सबसे पहले दो पैर वाला। अब यही बंदर क्या होने लगा, चार गो पैर, फिर धीरे धीरे दो पैर वाला, हथवा मोड़ा ला लेकिन दो पैर से चले था, जिसे हम कहते हैं प्लियोसिन। फिर आ गया प्लिस्टोसिन। क्या आया, प्लिस्टोसिन, वह अवस्था जिसमें वानर जैसी आकृतियां। फिर आ गया ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को होमोसेपियंस के समतुल्य मानव रूप में विकसित होती है। देख ली, पहले बंदर लिया, बंदर से गोरिल्ला बन गया, गोरिल्ला के बाद हमने दो पैर पे चले लगा, धीरे धीरे हमने के पूछ उछ जो सब झड़ते चल गया, बाल सब झड़ते चल गया। फिर क्या होले भैया, प्लिस्टोसिन, वो अवस्था जिसमें वानर जैसी आकृतियां। अब हम लोग वानर जैसी आकृतियां आ गई, पूछ उछ जो चीज हमने निकाला सब समय के अनुसार झड़ते चल गया, बाल सब झड़ते चल गया। फिर एक ऐसा समय आला जेकर हमने बोल लिया ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। और यही समय में हम लोग एक सभ्य इंसान बन जाते हैं। तो हम लोग कहां से शुरू हुए, बंदर से शुरू होते हैं और इंसान पे खत्म होते। अब इंसान से थोड़ी चेंजेस है, तो अब इंसान से हम थोड़ी अब जानवर धीरे धीरे करके बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। इंसान के बाद डायरेक्ट जानवर में दूसरा जन्म जानवर ले सकते हैं, लेकिन अभी तो इंसान है ना भैया, बंदर से ही ना इंसान बने। अब इंसान से बंदर तो नहीं बन सकते हैं। हाँ, मरने के बाद देखते हैं कहाँ जन्म होता है, किसमें जन्म होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, प्लेस्टोसीन युग के 5 चरण है, यानी ये जो प्लेस्टोसीन है इसके 5 चरण है। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, दूसरा है होमो हैबिल्स, क्या है, होमो हैबिल्स, तीसरा है होमो इरेक्ट्स, चौथा है निएंडरथल यानी होमो बोंडोएसिस, और चौथा है हम लोग यानी पांचवा होमोसेपियंस। यानी इस प्रकार के हम एक होमोसेपियंस बने, यानी बंदर से हम एक इंसान बने। ये थी आपकी मानव उत्पत्ति यानी जीवन की उत्पत्ति, ये थी आपकी मानव विकास का उत्पत्ति। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या बोलता है। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास तथा मानव विकास के चरण हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ भैया सिखेल को आज के क्लास में क्या सीख लेते, जीवन की उत्पत्ति कैसे होला, तो पूर्वज क्या होला, कैसे कैसे तो बंदर से एक इंसान बन गई, तो वही सीखे आज के क्लास में। और हम इस विशाल ग्रह पर जीवन के संकेत के रूप में सबसे पहले कहां खड़े हुए थे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया खड़े हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग अफ्रीका घूम गए, अफ्रीका के बाद धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर फैल गए। पहले के समय में किसी ने भी यह जानने की जहमत नहीं उठाई या उत्सुकता नहीं की थी कि जीवन कैसे शुरू हुआ। इरास्मस डार्विन ने 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत पेश किया था, लेकिन जिसमें कहा गया कि सभी जीवन के सबसे छोटे जीवों से शुरू हुए। लेकिन क्या होता है भैया, वो मर गया, उसके बाद उतना प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में अपने विस्तार से अपने दादा के सिद्धांत को अगले स्तर पर ले गए। इसके अलावा उन्होंने मानव विकास के चरणों के साथ मनुष्य के वंशजों की व्याख्या की। मतलब कि चार्ल्स डार्विन की लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी पुस्तक से हम लोग को मानव विकास की उत्पत्ति समझ में आती है। यानी मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसी हुई इसकी जानकारी अगर हम लोग लेना चाहें तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप कैसे बने वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके जो पूर्वज यानी आपके जो पूर्वज जो थे वो बंदर थे, और वो बंदर से आप कैसे बने वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र का विवेचना करें। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के साथ साथ मेंस पेपर अगर आप लोग लिखिएगा तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए क्या बोलता है, इंग्लिश में अगर बोले तो व्हाट इज इकोलॉजी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। देखिए क्या बोलता है, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहां जीवित जीव एक दूसरे और आसपास के पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला है। यानी मेरी और मेरी पर्यावरण के बातचीत यानी आपस के संबंध को बताता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मनुष्य और वहां की वातावरण के संबंध को बताता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को पहली बार कब, 1935 में, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार कब, 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र, कौन थे भैया, एनजी टेस्ले ने गढ़ा था। क्या बोला भैया कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे पहले शब्द का जो यूज किया था वो कब किया था, 1935 में। और कौन किए थे, तो वो थे वनस्पति शास्त्र यानी इंग्लैंड यानी अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र थे, वो एजी टेस्ले ने गढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या बोलता है, समझिए। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों के संगठन द्वारा चिन्हित होती है। जैविक और जैविक
जैविक मतलब जेकर में जान है, अजैविक में जेकर में जान नहीं है। तो यही दोनों घटने को अगर संगठन यानी दोनों घटना को एक जगह अगर हम लोग रख देंगे तो एक पारिस्थितिक संरचना का निर्माण होगा। इसमें हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का वितरण शामिल है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में एनर्जी यानी ऊर्जा का वितरण शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उस विशेष पर्यावरण में व्याप्त जलवायु परिस्थितियां भी शामिल। अब जलवायु में जाना भैया ना, ऊर्जा में जाना तो ना, तो ये सब किस में आ जाएगा? ये सब अजैविक में आ जाएगा। मिट्टी जमीन इस समय जाना नहीं, तो ये सब कहीं ना कहीं भी तो हमारे पारिस्थितिक का ही तो एक भाग है ना। जिसमें जान नहीं है पारिस्थितिकी का भाग है, जिसमें जान है जैविक वो भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिक का भाग होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है। बताएं, जैविक जान वाला, अजैविक जेकर में जान ना। देखिए क्या बोलता है, पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। पहला क्या है? जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक है? दो घटक है। पहला जैविक यानी हम तू जब सब जानवर यानी जेकर में जान, और दूसरा अजैविक जेकर में जान नहीं है। देखिए क्या बोलता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आपस में जुड़े होते हैं। भैया तू कहाँ है? जमीन में। जमीन कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी अजैविक, लेकिन तू जैविक। जुड़े होते हैं। यह एक खुली प्रणाली है जहां ऊर्जा और घटक सीमाओं को पार प्रवाहित हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैविक घटक को। किसको? जैविक घटक को। क्या बोलता है जैविक घटक? जैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित घटकों को संदर्भित कर। सभी जीव जो भी जिंदा हो पृथ्वी पर वो सब जैविक घटक में आते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को स्वपोषी, विषमपोषी और मृतपोषी, ये इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतपोषी में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो भैया क्या बोलता है पॉइंट में, उत्पादकों में पौधे, कौन? उत्पादकों में पौधे जैसे सभी स्वपोषी शामिल है। पौधे जो अपना खाना खुद बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। तो सबसे पहले स्वपोषी में पौधे जैसे सभी स्वपोषी शामिल है। उन्हें स्वपोषी इसलिए जाता है क्योंकि, देख लो बतलियों ने, उन्हें स्वपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए उसे स्वपोषी में रखा गया है। पेड़ पौधे को स्वपोषी में रखा गया। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नतीजतन खाद्य श्रृंखला में सभी अन्य जीव भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्या बोलता है? उपभोक्ता। क्या बोला है दूसरा? उपभोक्ता। तो ये सब क्या है? तो ये सब कहीं ना कहीं जैविक घटक है और हम लोग जैविक घटक को ही पढ़ रहे हैं। यानी अब देखिए, पहले देखिए स्वपोषी, अब आ गया विषमपोषी। वे जीव है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर कर रहते हैं। अब भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर ये भैया निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं को आगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो विषमपोषी क्या है? तो विषमपोषी खाना के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करेंगे, यानी वो हमको बना के देगा तब हम खाएंगे, वो मेरे सामने आएगा तब हम उसको खाएंगे। जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसे कहेंगे विषमपोषी। जो खुद से खाना बनाते हैं उसको कहेंगे स्वपोषी। चलिए आगे देखते हैं। अब उपभोक्ता के आधार पर हम लोग जैविक घटक को बांटे हैं।
पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। अब क्या है भैया, प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होता है, वो मांस मुर्गा मीट मछली ना खाता, क्या होता, वो शाकाहारी होता, तो वो क्या होता, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में उसे जाना जाएगा, क्योंकि वो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, या तो वो मांसाहारी या फिर सर्वाहारी हो सकते, ये दोनों खाए वाला हो, चाहे मीट मुर्गा और माड़ भात दोनों चीज खाए वाला हो, जिसे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जानेंगे। तीसरा क्या बोलता है, वे जीव है जो भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थक क्या बोलता है भैया, चतुर्थक उपभोक्ता कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में मौजूद होते हैं। ये जीव ऊर्जा के लिए तृतीयक उपभोक्ता का शिकार करते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीयक ये एक दूसरे पे डिपेंड है। प्रथम डिपेंड किस पे है, तो प्रथम डिपेंड है शाकाहारी में। दूसरा डिपेंड किस पे है, तो दूसरा डिपेंड है दूसरा डिपेंड किस में है, प्रथम उपभोक्ता पर जो शाकाहारी है। फिर दूसरा के बाद आ गया तीसरा, तो तीसरा किस पे डिपेंड है, तो तीसरा दूसरा उपभोक्ता पर डिपेंड है। और चौथा, तो चौथा कहीं ना कहीं तीसरा उपभोक्ता पर निर्भर रहती है। चतुर्थक उपभोक्ता कुछ खाद्य श्रृंखलाएं में मौजूद होते हैं। ये जीव ऊर्जा के लिए तृतीयक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। इसके अलावा वे आमतौर पर खाद्य श्रृंखला क्या बोलता है, आमतौर पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है, इसलिए वो तृतीय द्वितीय और प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। अपघटकों में कवक और बैक्टीरिया जैसे सेप्रोफाइट्स शामिल है। ये सब कहा भैया, अपघटक यानी कवक, बैक्टीरिया, विषाणु, हाँ यही सब। अब देखिए क्या बोलता है, वे सीधे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों में पनपते हैं। अब जो खराब खराब चीज हो गया भैया, अब मृत मर गया, जेकर में कीड़ा मकोड़ा लग गला, सड़ गला, जेकर में पिल्लू हो गला, तो वो सब क्या बोलते हैं, वो सब को हम लोग अपघटक बोलेंगे। अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्व को पुनः चक्रित करने में मदद करते हैं। और यही अपघटक कहीं जाके आप लोग ह्यूमस पढ़े होंगे, जो मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी यही अपघटक बनाते हैं, यही कीड़े मकोड़े बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, अजैविक घटक। हम लोग इसके पहले क्या देखे, जैविक घटक जिसमें जान होता भैया, सब में जान हो, कोई मांस खाओ, कोई मार भात खाओ, कोई दोनों खाओ, कोई शाकाहारी रहो, ठीक है। देखा आगे क्या बोलो, अजैविक घटक जेकर में जान ना हो, कहा जेकर में जान ना। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक होते हैं, जेकर में जान ना हो भैया, निर्जीव है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, सूरज की रोशनी, तापमान, पोषक तत्व, हवा, ऊंचाई, मैलापन आदि शामिल है। ये सब क्या है, अजैविक घटक होते हैं। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या है, देखिए देखिए क्या है, यह आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीवन प्रणालियों को सहारा देता है और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा क्या बोला है, यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों का काम करता है। तीसरा, यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ट्रैफिक स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। कहीं ना कहीं ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद कर रहा है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छा बनाने में मदद करता है। यह खनिजों को जीवन मंडल में चक्रित करता है। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है। अब यही सब जो अजैविक घटक है, ये कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र को
संतुलित करने में मदद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान में, क्या बोल को देख, एक पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान में एक नखलिस्तान जितना छोटा हो सकता है या हजारों मील तक फैले एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार होते, एगो स्थल में रहे वाला, एगो जल में रहे वाला। यानी पारिस्थितिकी तंत्र एगो छोटा भी हो सकता है और एगो महासागर जैसे बहुत बड़े भी माहौल में हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है, जो स्थल में रहते हैं और जो जल में रहते हैं। देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो भूमि में रहेगा, जो जमीन पर रहेगा, जो स्थल में रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? स्थल पारिस्थितिकी तंत्र। विभिन्न भूवैज्ञानिकों क्षेत्रों में वितरित स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार है। जैसे भैया वन कहाँ? जमीन पर। चारगाह यानी घास फूस कहाँ? जमीन पर। रेगिस्तान कहाँ? जमीन पर। तो ये सब कौन सा तंत्र हो जाएगा? ये सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा और इत्यादि। अब देखो ये तो स्थल में रहने वाले। अब देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या भैया? जो जल में रहेगा, जो पानी में रहेगा। वही लिख लो भैया, कर में देख का लिख लो। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पानी के एक निकाय में मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सर जो स्थल में रहेगा, सर जो भूमि पर रहेगा, सर जो जमीन में रहेगा। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो पानी में रहेगा सर, किसमें? पानी में रहेगा सर। वही है, इन्हें आगे दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात भैया मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, कौन सा पानी? मीठे पानी में, और एक खारे पानी में, यानी समुद्र के पानी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन को समझे। अब दो क्वेश्चन समझने का मतलब है मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझे पारिस्थितिकी तंत्र। ये दोनों आपके एग्जाम में एकदम लिख के ले लीजिए, 99% लिख लो कि आएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एकदम आएगा तो आएगा, कोई मैया के लाल इसको काट नहीं सकता है। दो क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं मेजर और माइनर जिनकी ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 में आज जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, आज उनकी लास्ट है। यानी टोटल क्या बोले? टोटल 10 पेज में, कितना पेज में? 10 पेज में, सॉरी 10 पेज कहते हैं, 10 क्वेश्चन आंसर में कितना क्वेश्चन हम करवाएं? टोटल 10 क्वेश्चन करवाएं। अब 10 क्वेश्चन में कितना में? 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आप लोग के लिए पर कंफर्म कर लो कि क्वेश्चन बनेगा, तो यही 7 गो क्वेश्चन बनेगा, और यही 7 गो क्वेश्चन पढ़ लो। ये प्रीवियस चैनल को जाके, यानी JH एग्जाम प्लस, बार बार बता रहे कौन सा चैनल का नाम है भैया? पूछ दे कौन चैनल से पढ़ो ही रे, तो हम JH एग्जाम प्लस से पढ़ो, कोई कैसे पढ़ो? JH एग्जाम प्लस से पढ़ो, ओकरस तुहो पढ़, अच्छा नंबर है तो, अच्छा तैयारी कराए तो। JH एग्जाम प्लस से आप लोग जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और बेहतर बनाइए। तो आज 10 क्वेश्चन को हम लोग खत्म किए हैं। 10 क्वेश्चन आपका 7 गो क्वेश्चन कंफर्म हो गया है। अब क्या करेंगे? अब सेमेस्टर 1 का एग्जाम मेजर और माइनर का लिख लेंगे, उसके बाद सेमेस्टर 2 को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो देखो JH एग्जाम प्लस सेमेस्टर 2 का जो तैयारी करा रहे मात्र 599, हाय रे बस 599, बस 599 में, इतने सुन में, हाँ इतने सुन में सेमेस्टर 2 का, जिसका मेजर पेपर का हो पॉलिटिकल और माइनर में पॉलिटिकल, बड़ी कम में करवाओ रे 599 में।
ठीक उसी तरह सेमेस्टर 4 के लिए मात्र बस 799 में। चल आज जूता ना खरीदबो 900 के 1000 के, आज का खरीदबो एगो चैनल ले लेते हैं, जेएच एग्जाम फ्लैक्स से हम लोग जुड़ जाते और तैयारी करते। एग्जाम तो देवे पड़ता भैया, एग्जाम देना, स्टूडेंट ही तो एग्जाम देवे पड़ता। सेमेस्टर 4 में मात्र 799 की तैयारी करवा रही है। उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, जो चीज आपको एक स्टडी मटेरियल के रूप में चाहिए वो सारी चीज आपको मिलती है। तो 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास यानी एंडिंग क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलूंगा फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। मैं अंकुर कुमार रॉय उम्मीद करता हूं कि आप लोग का आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मिलता हूं फिर अगले चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।